एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बैन खुद अपनी बॉडी के ऊपर स्कैनिंग करने देता है ताकि साइंटिस्ट को कुछ पता चल सके। रिपोर्ट आने के बाद सानवी खुद बैन से कहती है कि तुम्हारी बॉडी में जो केमिकल और मिनरल्स मिले थे वही सेम केमिकल और मिनरल उन 3 बॉडी के अंदर भी मिले हैं। बैन उसका मतलब नहीं समझ पाता। तब सानवी उसे कहती है कि टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब फ्लाइट 828 की बात हो रही हो तो ये पॉसिबल है। तभी अचानक से बैन को एक कॉलिंग आती है और कॉलिंग में उसे दिखाई देता है कुछ पैसेंजर की जान खतरे में पड़ने वाली है। बाहर आकर वो एक लिस्ट बनाता है और वो मिशेल को फॉरवर्ड करता है। तभी वहाँ पर सानवी आकर बैन से कहती है कि मुझे इस डॉक्टर गुप्ता के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बैन कहता है कि तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, हमने जैसा सोचा है बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। सानवी भी उसकी बातों में हाँ भरती है और उसे कहती है इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। घर पर स्कैल वापस आ जाता है और वो अपना सामान रख रहा होता है। जीक उसकी हेल्प करता है। तभी स्कैल को वहाँ पे कुछ कार्ड दिखाई देते हैं और वो जीक को देखकर कहता है कि इस कार्ड का मुझे ज़रा भी यूज़ नहीं। इतना बोलकर वो कार्ड को फेंक देता है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है। मिशेल उसमें से एक कार्ड को उठा लेती है और जैसे ही उस कार्ड को वो छूती है उसके हाथ को झटका लग जाता है और उस कार्ड के ऊपर वॉल्केनो का साइन होता है और वो एक्टिव हो चुका है। जीक उस कार्ड को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। रूम में एंजेलिना ओलिव का इंस्टाग्राम चेक कर रही होती है। इतने में वहाँ पर ग्रेस आकर उससे बात करती है। दोनों जन एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। मिशेल बैन का वेट करती है। बैन जैसे ही आता है वो लिस्ट में से जिन जिन का नाम है उसे अपने रिसर्च बोर्ड के ऊपर चेक करता है और उसमें मिशेल का नाम भी दिखाई देता है। मिशेल कहती है आखिर इस वॉल्केनो का मतलब क्या है। बैन कहता है अभी कुछ भी कह नहीं सकते। थोड़ा सोचने के बाद मिशेल खुद कहती है वॉल्केनो के कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा है 21। बैन उस नंबर को फॉलो करता है। तभी उसे एक नाम मिल जाता है। वो लोग तुरंत उस लेडी के घर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कोई और लेडी है। बैन उसकी एक्स वाइफ के बारे में पूछता है। वो लेडी कहती है कि इसकी कोई भी एक्स वाइफ नहीं है, इसकी एक ही वाइफ है और वो मैं हूँ और ये मेरी फैमिली है। और ये बात मिशेल और बैन को अजीब लगती है। सच लैब में फ्लाइट 828 का एक ओरिजिनल हिस्सा मिल जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो किसी वुड की तरह दिखाई देता है, यानी कि लकड़े की तरह। डॉक्टर गुप्ता सभी साइंटिस्ट को इकट्ठा बुलाकर उन्हें होलोग्राम से वो दिखाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और साथ ही वो ये भी कहती है इससे मिलने वाली सारी रिपोर्ट आप डॉक्टर सानवी को रिपोर्ट करेंगे। और ये बात कुछ साइंटिस्ट को खटकती है। साइंटिस्ट के उतरे हुए चेहरे देखकर डॉक्टर गुप्ता उन्हें समझाने की कोशिश करती है। डॉक्टर सानवी ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, उसने अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है वो काबिल तारीफ है और मैं चाहती हूँ डॉक्टर सानवी के साथ मिलकर आप काम करें और आने वाली सभी रिपोर्ट आप उसे करें। कुछ टाइम रुकने के बाद डॉक्टर गुप्ता उनसे कहती है ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ये मेरा ऑर्डर है और ना चाहते हुए सभी साइंटिस्ट को ये बात माननी पड़ती है। बैन और मिशेल उससे बात करते हैं। तब उसे पता चलता है कि उसकी एक एक्स वाइफ थी जो फ्लाइट 828 की पैसेंजर थी। वापस आने के बाद वो अजीब बर्ताव करने लगी थी, मानो कि वो मेंटली अनस्टेबल हो। और एक दिन अचानक से वो कहीं चली गई। उसके बाद उसके हस्बैंड को मैं ही संभालती थी। हम दोनों में प्यार हुआ, उसके बाद ये फैमिली मेरी हो गई। बैन कहता है मैं आपकी बात समझ सकता हूँ क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम भी गुजरे हैं। ऑफिस जाकर मिशेल अपने डेटाबेस में उस लेडी की जानकारी निकालती है। उन्हें वहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता, उस लेडी का नाम और थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है और उसे लेकर वो लोग निकलते हैं। वहाँ से सीधे बैन और मिशेल उस लेडी के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लेडी उनसे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बैन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे विजन के बारे में पता है और उसे सॉल्व करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और ये कन्विंस कर वो उसे बात करने की कोशिश करते हैं। तब लेडी उन्हें बताती है आप उस घर में जिस लेडी से मिले वो लेडी मेरी सिस्टर है और वो मेरे हस्बैंड के साथ रहती है, लेकिन उसने मुझे मेंटली अनस्टेबल बोलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद तब से लेकर आज तक मैं इस घर में रहती हूँ। बैन और मिशेल को वहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। वो उसे दिलासा दिलाकर वहाँ से वो चुपचाप चले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस और एंजेलिना एक होटल देखने जाते हैं ताकि उसे लेकर ग्रेस अपनी भाई का होटल चलाने का सपना पूरा कर सके। रिसर्च लैब में उस वुड के ऊपर कार्बन टेस्टिंग होती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये 6000 साल पुराना है और वो लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं
राइट 828 के साथ इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। ऑफिस में जेरिड काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मिशेल आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। जेरिड अपने पुराने अंदाज में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड की तारीफ करता है और ये बात सुनकर वो थोड़ा सा जलस फील करती है। इतने में वहाँ पर एक ऑफिसर आकर उन्हें एक केस देता है। लकीली वो केस और किसी का नहीं बल्कि कुछ देर पहले मिशेल और बैन जिस आदमी से मिलने गए थे उसी का एक्सीडेंट का केस होता है और ये कोइंसिडेंटली होता है। मिशेल जेरिड से और डिटेल निकालने की कोशिश करती है, तब जेरिड उसे कहता है कि इस आदमी ने इस औरत की कार को ठोकर मारी और ये इसकी वाइफ है। मिशेल उन दोनों में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करती है और जानने के लिए वो जेरिड से पूछती है इसके बारे में और तुम क्या बता सकते हो। तब जेरिड उसे कहता है कि इस केस को तुम हैंडल करो और तुम्हें जो भी कुछ जानकारी चाहिए तुम उससे खुद पूछ लो। आखिर में मिशेल उसे एक सवाल पूछती है कि इस आदमी के ऊपर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मुझे बताओ। जेरिड कहता है पिछले 2 हफ्ते पहले इसके ऊपर एक केस रजिस्टर किया था, कोई वायलेंस केस था। ये सारी जानकारी लेकर मिशेल वहाँ से चली जाती है। रिसर्च लैब में सानवी खुद सबके पास जाकर पर्सनल डिटेल कलेक्ट करती है। तब वहाँ पे पता चलता है कि एक एम्प्लॉय उसे कहता है कि वुड के ऊपर एक अजीब तरह के रेडिएशन एक्टिव कर रहे हैं। तब वो आगे कहता है कि ऐसे रेडिएशन वॉल्केनो के पास होते हैं और वो भी एक्टिव पोजीशन में। दूसरी तरफ मिशेल और बैन रॉन विलर्स के घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे एक लेडी से वो पूछताछ करते हैं। मिशेल कहती है हमें यहाँ से पुलिस स्टेशन में कॉल आया था, हम उसी केस के सिलसिले में यहाँ पे बातचीत करने आए हैं। वो लेडी उन्हें कहती है कि हो सकता है ये नंबर आसपास के किसी ने डायल किया होगा। वो आगे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है इस घर में आए दिन झगड़े चलते रहते हैं, हम भी इससे काफ़ी परेशान हैं। वो लेडी आगे कहती है इस आदमी की एक वाइफ थी जो कि चली गई, उसके बाद उसकी सिस्टर ने उसे संभाला, लेकिन वो आदमी काफ़ी टॉर्चर करता था और इसी वजह से वो एक्स वाइफ भी उसे काफ़ी परेशान थी। इन कुछ दिन बाद वो लेडी वापस आई, तब उसे पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है तो उसने अपने आप को संभाला और वो अपने सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इन सब बातों पर मिशेल और बैन अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं आखिर इन सब का कॉलिंग से क्या लेना देना। रिसर्च लैब में सानवी ये सारी बातें डॉक्टर गुप्ता से कहती है कि हमें कुछ तो सुराग मिला है और ये सुनकर डॉक्टर गुप्ता काफ़ी खुश होती है और वो उसे अप्रिशिएट करती है और वो कहती है कि तुम अपना आगे का काम चालू रखो। घर से बाहर जीक और स्कैल बुक लेकर निकलते हैं बुक डोनेट कैंप के पास। तब रास्ते में स्कैल उससे एक सवाल पूछता है, मुझे ये फ्यूचर दिखने वाला विजन बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब जीक उसे समझाता है तुम्हें जो विजन और फ्यूचर दिखता है इसमें कुछ भी गलत नहीं, हाँ देखा जाए तो पावर के साथ में लॉ और नियम तो लागू नहीं होते, लेकिन इसे कैसे कंट्रोल करना है ये हम पर लागू होता है और ये तुम्हारा गिफ्ट है जो तुम्हें मिला है, अब तुम इसे अच्छे काम के लिए यूज़ करो। और ये बात स्कैल भी मान जाता है। रात के समय बैन और मिशेल उस कपल के घर के सामने नज़र बनाए रखते हैं ताकि उनकी हर एक मूवमेंट के ऊपर उनकी नज़र बनी रहे। घर से बाहर कोई तो निकलता है और कार लेकर चला जाता है। मिशेल बैन से कहती है कि मैं उस लेडी से दोबारा मिलने जाती हूँ। इतने में बैन को भी एक कॉलिंग आती है और वो कॉलिंग को फॉलो करने के लिए उस आदमी के कार के पीछे जाता है। रिसर्च लैब में सानवी वैंस और डॉक्टर गुप्ता को कन्विंस करने की कोशिश करती है अगर इस रिसर्च को आगे बढ़ाना है तो हमें बैन की हेल्प लगेगी, लेकिन डॉक्टर गुप्ता इसके लिए साफ मना करती है और वैन भी इस बात पे एग्री होता है। वैंस कहता है वो एक आम आदमी है और तुम एक साइंटिस्ट हो तो हमें उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी ज़रूरत है, और ना चाहते हुए भी सानवी को उनके कंडीशन को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। बैन उस कार को फॉलो करते करते एक होटल के पास पहुंच जाता है। वो आदमी होटल के अंदर चला जाता है। कुछ देर सोचने के बाद बैन की नज़र एक कंपनी के वैन पर गिरती है। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आता है इसी कंपनी में उसकी वाइफ काम करती है। बैन मन बनाता है अंदर जाकर हमें देखना चाहिए आखिर अंदर चल क्या रहा है। बैन अंदर जाने की कोशिश करता है, तब वो होटल का डोर ओपन करता है। इस बीच उससे एक गलती हो जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है सिक्योरिटी अलार्म एक्टिव हो जाता है। घर पर मिशेल उस लेडी से बात करती है। वो लेडी कहती है आप जिससे मिलकर आए हो वो मेरी सिस्टर है जिसने इस आदमी को छोड़ दिया था और इस वजह से ये काफ़ी टूट गया। उसके बाद मैंने इसे सहारा दिया और पता नहीं कब मुझे इनसे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। हम दोनों खुशी खुशी से रह रहे थे। सालों बाद मेरी सिस्टर वापस आती है और अपने हस्बैंड के ऊपर हक जताती है। अब आप ही मुझे बताओ मैं अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ूं। और ये बोलते बोलते वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। होटल में बैन जैसे ही अंदर पहुंचता है उस आदमी के ऊपर उसके एक्स वाइफ ने गन ताने खड़ी होती है। बैन उसे पीछे हटने को कहता है क्योंकि आज उसने मन बना लिया होता है कि वो अपने हस्बैंड को मार देगी। बैन उसे समझाता है अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी। और ये बोलते वक्त वो उससे हाथ से गन ले लेता है और उसी वक्त पुलिस आ जाती है और पुलिस बैन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके हाथ में गन होती है।
पुलिस स्टेशन में मिशेल और बैन के बीच में बहस होती है। मिशेल कहती है कि तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम ऐसे ही किसी बिल्डिंग का लॉक तोड़कर अंदर नहीं जा सकते। बैन कहता है उस आदमी की जान मुझे बचानी थी जो कि मैंने बचाई। मिशेल कहती है इसके लिए पुलिस होते हैं जो कि वो कर सकते हैं। बैन कहता है जब पुलिस आती तो इसकी लाश मिलती, मैंने बस अपने कॉलिंग को फॉलो किया और कुछ भी नहीं। बात पर मिशेल काफ़ी भड़क जाती है। वो कहती है तुम्हें बस अपनी फैमिली की पड़ी है, तुम्हें बाकियों की चिंता कहाँ है? तुम खुद को मुसीबत में डालकर लॉ तोड़ सकते हो, क्राइम कर सकते हो। और ये सब बोलते बोलते मिशेल उसे घर पर जाने कहती है। इतने में वहाँ पे वो लेडी आ जाती है। दोनों जन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। दरअसल उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। दोनों जन अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही वो मिशेल से कहती है कि मुझे इसकी बेल चाहिए और इसके लिए मैं परमिशन मांगती हूँ। दूसरी तरफ जेरिड भी काफ़ी आगे बढ़ जाता है। वो मेजर की डॉटर को डेट करने लगता है। मिशेल घर पर आकर यही बात वो जिक से कहती है। जेरिड मेजर की डॉटर को डेट करने लगा है। वो आगे कहती है कि मैं खुश हूँ ये जानकर कि उसके लाइफ में अब कोई तो है, लेकिन इस बात पे जिक उसकी फीलिंग पकड़ लेता है। फिर एहसास हो जाता है कि मिशेल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है, लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखकर मिशेल की सारी बातों के ऊपर वो हामी भरता है, जैसे कि वो जो भी कुछ कह रही है सब कुछ सही है। घर पर एंजेलिना ओलियो का ड्रेस पहनकर अपने आप को मिरर में देखती है। इतने में वहाँ पर स्कैल आ जाता है। उसे देखकर एंजेलिना स्कैल से कहती है कि ये बात तुम ओलियो को मत बताना कि उसके बिना पूछे मैंने उसके कपड़े यूज़ किए। लेकिन स्कैल को इसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है और किसी की चेहरे की पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बना नहीं पाता। फिर वो वॉल्केनो का डमी पीस लेकर उससे टाइम पास करने लगता है जो उसे अंकल ने दिया होता है। एक बार फिर से उस डमी पीस का वॉल्केनो एक्टिव हो जाता है और ये देखकर स्कैल काफ़ी डर जाता है कि दोनों तरफ से मुसीबत आने वाली है और इससे स्कैल को खुद को फेस करना है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 3 का एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।